कई दिनों से जो मसले मसाइल वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चल रहे थे, अवाम का एक बड़ा मजमुआ इस बिल के विरोध में सामने आ रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी उसकी मजम्मत की है और एक QR कोड स्कैनर के ज़रिए उसकी मजम्मत गवर्नमेंट तक पहुंचाने की सहूलियत फराहम की है। लेकिन क्या मसला है, क्यों ये बिल हमें नहीं चाहिए, क्या इश्यूज़ आने वाले हैं और वक्त के अंदर किन वजह से ये बिल आया गया, उन सब के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ जनाब फ़हीम फलाही साहब है, जो कि शोबे वक्फ जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी है। मैं सर आपसे पहला सवाल ये है कि ये 2024 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया, वो क्यों मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला असल में ये है कि गवर्नमेंट का ये इख्तियार है कि हालात के तनाजुर में वो नए कायदे क़वानीन मुरतब करती है। पहला जो कानून है, कायदा है, तो गवर्नमेंट देखती है कि ये फ्रूटफुल है, फ़ायदेमंद है, मजबूत है या नहीं है। फिर उसकी जो क्यूरीज है उसको वो दुरुस्त करने के लिए अमेंडमेंट बिल लेकर आती है, ना कि उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। वफ़ की डेफिनेशन आप जानते हैं कि ये वो चीज़ जो अल्लाह के लिए हमेशा के लिए दे दी गई। अब इसमें जो है कोई तब्दीली नहीं होगी। वक्फ एक्ट, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इसमें तकरीबन 44 ऐसी इसकी शीखें हैं जिसमें हुकूमत जो है तब्दीली चाहती है, और हुकूमत का मंशा उसमें साफ़ तौर से ये नज़र आता है कि वक्फ एक्ट 95 को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया जाए, बदल दिया जाए। हमारा उसमें बेसिकली ऑब्जेक्शंस ये है कि हुकूमत को वक्फ एक्ट को मजबूत करने के लिए कोई इक़दाम करना चाहिए, ना कि उसको कुल्ली तौर से ख़त्म करने के लिए। अब उसकी अलग अलग जो शीखें हैं, दफ़ात है, जिसमें वक्फ बोर्ड को इख्तियारात थे, पावर्स थे, नाजायज़ कब्ज़ाजात हटाने के, जिन लोगों ने करप्शन किया है उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई के, वक्फ ट्रिब्यूनल जो डिसाइड करता है प्रॉपर्टीज़ वक्फ है नहीं है, या वक्फ बोर्ड के किए हुए जो कुछ फ़ैसले हैं उस पर नज़र-ए-फ़ानी डालता। तो ओवरऑल ऐसा लगता है इसको देखने के बाद में कि तमाम इख्तियारात, चाहे वक्फ बोर्ड के हो, CEO के हो या वक्फ ट्रिब्यूनल के हो, हुकूमत जो है ख़त्म कर देना चाहती है। ख़त्म क्यों करना चाहेगी, उसकी वजह क्या रहने वाली है? पिछले हम 2-3 साल से ये देख रहे थे कि कुछ ऐसे लोग जो बगैर किसी तहकीक और मालूमात के पूरे मुल्क में प्रोपेगेंडा कर रहे थे, एक नैरेटिव जो है पूरे मुल्क में बिल्ड करना चाहते थे। ख़ास करके वक्फ के आर्टिकल 40 को लेकर बहुत सारे वीडियोस आए हैं, बाज़ एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस भी डाली है। उनके जहन में ये गलतफहमी बैठ गई थी कि आर्टिकल 40 के तहत वक्फ बोर्ड को ये पावर है कि किसी भी ज़मीन पर अपना क्लेम दाखिल करें, हेयरिंग लेयर उसको डिक्लेयर कर देंगे वक्फ प्रॉपर्टी। इस तरह से उन्होंने माहौल बनाया कि कई एकड़ ज़मीन जो हमारे बिरादरान वतन की थी, वक्फ बोर्ड ने इस आर्टिकल के हवाले से वो अपने कब्ज़े में ले लिया। हमारा अपना ये मानना और हकीकत भी यही है कि पूरे मुल्क में एक ऐसी सिंगल मिसाल नहीं कि वक्फ बोर्ड ने किसी की ज़मीन जो है वो हड़पी। ठीक है, वक्फ बोर्ड ने एक दूसरा फैक्टर इसमें यह था कि इंक्रोचमेंट एक हमेशा से इशू रहा है वक्फ लैंड पर। एक बड़ा हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट के कब्ज़े में है, और बाकी ज़मीनों के जो बड़े बड़े अलॉटमेंट है या जो नाजायज़ कब्ज़े में है वो बड़े बड़े जो है उद्योगपति। तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं उनको जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए या उनको मालक बनाने के लिए, उनके ओनरशिप के लिए जो है ये बिल लाया जा रहा है। ठीक है, ये बिल उनको मालक बनाने के लिए, उनको ओनरशिप देने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सोचने की बात होगी कि मुसलमान कौम ने ही वक्फ को इस हालत पे पहुंचाया है। इसके ऊपर आपका क्या बोलना है? नहीं, इसमें हमारी गफलत जो है किसी हद तक जिम्मेदार है, लेकिन इस तरह का जो है चार्ज पूरी कौम पे या बोर्ड के या इससे मुताल्लिक जो अरबाब है, चाहे वो मुतवल्ली हो, बोर्ड मेंबर हो या दीगर लोग, उन पे नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उनके अपने भी जो है कुछ लिमिटेशंस है, कुछ इख्तियारात थे। 1954 का जो एक्ट था जिसके मुताबिक जो है पूरा वक्फ अब तक फंक्शनिंग करता रहा, उसमें इस तरह के जो है पावर्स बोर्ड पर मुतवल्ली को हासिल नहीं थी कि जिन लोगों ने नाजायज़ कब्ज़े किए हैं उनके खिलाफ में जो है वो कानूनी चाराजोई करे। अब जो प्रोविज़न था बहुत लेंथी था, बरसों जो है इंसाफ के लिए लग जाते।
लेकिन उसके मुकाबले में जो वक्फ एक्ट 95 था ये गनीमत था। हमारा बोलना यही है कि इसको इम्प्लीमेंट होने से पहले पहले हुकूमत जो है इसको ख़त्म कर देना चाहती। जैसे इसका आर्टिकल 51 और 52, इसमें बोर्ड को ये पावर्स है कि इंक्वायरी करके इस बात का डिसीजन ले कि जिन लोगों ने वक्फ में खुर्द-बुर्द की है, भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करे। और इस एक्ट के तहत उनको ये पावर हासिल थे कि वो नॉन बेलेबल थे। लेकिन ये एक्ट में क्या है कि वो अवेलेबल हो गया। जो भ्रष्टाचारी है, खुर्द-बुर्द जिसने किया है, वक्फ की ज़मीन पे जिसने नाजायज़ कब्जा किया है, उसको अगर एफआईआर हो भी रही तो वो बेल हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि वक्फ माफिया और लैंड माफियाओं को जो है फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश। फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश आप बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो अभी 2024 का बिल आया है, गवर्नमेंट की मंशा यही है इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि लोगों को उसका वो ज़मीन के ऊपर कब्ज़ेजात करने के लिए आसानी हो? बिल्कुल, पूरा एक पढ़ने के बाद में साफ तौर से ये चीज़ समझ में आती है कि इस तरह के लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचाना है और उनकी मालिकाना हैसियत को तस्लीम करना है। अगर हुकूमत जो है मुखलिस होती, अपने इस काज में वो सच्ची होती, तो इससे कंसर्न जो लोग हैं, अलग अलग एनजीओज़ है, ऑर्गेनाइजेशंस है, ट्रस्टीज़ है, मुतवल्लीज़ है, उनसे वो चर्चा करती। आप देखिए, जब आप इस एक्ट का मुताला करेंगे तो इसमें कहीं भी ये चीज़ शामिल नहीं है कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ पे या छोटे छोटे जगहों पर जिन लोगों ने इंक्रोच किया है उसको वफ़ के हवाले करने के लिए उनके पास में क्या प्रावधान, कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। या ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि जो इंक्रोच हो गया उनको जो है फौरी हटा दिया जाए, बिल्डिंग्स बन गए डिमोलिश कर दिया जाए। कम से कम ये प्रावधान तो हो सकता कि इसका जो रेवेन्यू आएगा वो रेवेन्यू जो है वफ़ जैसी संस्था को मिले, ताकि समाज के जो वंचित लोग हैं, महरूम तबकात है, गरीब है, परेशान हाल लोग हैं, बेवाएँ हैं, बेरोज़गार नौजवान हैं, इस रेवेन्यू का उनको फ़ायदा पहुँचे। एक आम मुसलमान अब वक्फ को लेकर इस मुहिम का हिस्सा क्यों बने? ये जो कानून है इसका विरोध क्यों करे? सीधा सिंपल सवाल है कि भाई एक आम मुसलमान को वक्फ से क्या लेना देना है? वक्फ का ताल्लुक जो है वो रास्त हमारी शरीयत से है। वक्फ जो है हमारे पर्सनल लॉ का हिस्सा है। इसमें मस्जिदें भी आती हैं, खानकाएँ भी आती है, कब्रस्तान भी आते हैं। तो अब इसमें एक डेफिनेशन है कि वक्फ बाय यूज़र्स, जिसमें यह है कि सैकड़ों साल से कोई कब्रस्तान है, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी हैसियत कब्रस्तान की है। कोई मस्जिद है, सैकड़ों साल से जो है लोग उसमें इबादत कर रहे हैं, उसकी हैसियत जो है मस्जिद की, लेकिन वो गज़ट में नहीं, वक्फ में जो है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है। तो अब इसमें उस प्रोविज़न को हटा दिया गया उसको। तो अब ऐसे सैकड़ों कब्रस्तान, सैकड़ों मस्जिदें, उसका पूरा पावर जो है कलेक्टर को दे दिया गया कि अब वो डिसाइड करे कि उसको रखना है या नहीं रखना है। तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के जो मजहबी जज्बात है उसको जो है ठेस पहुँचेगी और वो जो तारीखी हैसियत है कब्रस्तानों की, मस्जिदों की, ख़त्म हो जाएगी। बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि वक्फ कौम की भलाई और बहबूद के लिए बनाया गया एक सिस्टम है, लेकिन आज तक कभी हमने ये नहीं सुना कि वक्फ से किसी मुसलमान का किसी चीज़ का फ़ायदा हुआ। वक्फ से सिर्फ मुतवल्लियों का और वो जो लैंड माफिया है उनका ही फ़ायदा हो। जी। वक्फ का फ़ायदा आम मुसलमानों को किस हद तक हुआ और क्यों नहीं हुआ? एक उसकी बहुत सही आपने जो है ये सवाल किया है, ये आम मुसलमानों के जहनों में भी और आना चाहिए। एक इसकी बुनियादी वजह तो ये है कि मुसलमान जो है गाफिल रहे। हमारे आबा व अजदाद की इतनी कीमती अराज़ी ज़मीनात जो है पड़ी हुई थी, तो मुसलमानों के जहनों में कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि ये हमारे अपने फलाह बहबूद और वेलफेयर के लिए जो है वक्फ की गई। दूसरा ये रहा असल में कि एक पूरा टेम्पो जो है वो तैयार किया गया वक्फ के ख़िलाफ़, वक्फ के अगेंस्ट, जिसमें पॉलिटिशियंस भी रहे हैं, लैंड माफिया भी रहे हैं, वक्फ माफिया भी रहे हैं। उन्होंने इस तरह के शुकूक व शुबात वक्फ को लेकर डेवलप किए कि हमारे समाज का जो क्रीम तबका है जो इंटेलेक्चुअल तबका है, कि वो इसके करीब ना आने पाए। अरे वहाँ तो ऐसे मसाइल होते हैं, अरे वहाँ तो करप्शन होता है, अरे वहाँ तो भ्रष्टाचार होता है। तो इसके ज़ेर असर जो है हमारा ये जो सोचने समझने वाला तबका था वो जो है नज़दीक नहीं आया कि भाई हम जाके जो क्यों अपने ऊपर जो है ये इल्ज़ामात और आरोप लें। एक उसकी वजह जो है ये भी रही उसकी। हमने देखा था कि अगर कोई दूसरी कम्युनिटी है, XYZ कोई कम्युनिटी होगी, उसको अगर गवर्नमेंट से कोई ज़मीन मिलती है या फिर वो लोग कोई ज़मीन के मालिकाना हक़ में होते हैं, तो वो लोग हॉस्टल्स बनाते हैं वो कम्युनिटी के बच्चों के लिए, वो लोग वो लोग अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलते हैं।
लेकिन वक्फ ने ऐसा कोई काम आज तक क्यों नहीं कर पाया? आज हम किस बिना पे, मैं एक नौजवान की हैसियत से किस बिना पे वक्फ के ये मामले में और वक्फ के ये पूरे मसले के अंदर मैं पढ़ूं? जी, देखिए, एक तो ये रहा कि जिस तरह से वक्फ को जो है डैमेज किया गया, ये बात सही है कि उसमें कुछ हद तक जो है अपनों का भी हिस्सा रहा है उसके अंदर। अब लेकिन क्या हो गया था कि 95 एक्ट आने के बाद धीरे धीरे इसमें जो है गैर मामूली तब्दीलियाँ आ रही थी। इसमें ये हो गया कि उनके पास में काम करने के लिए स्टाफ नहीं था, तो अब उन्होंने जो है स्टाफ की जो है भर्ती की। ये एक्ट का फ़ायदा लेते हुए जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ थी उसको जो है वक्फ बोर्ड ने हासिल करने की कोशिश की, और जो फोकस लैंड थे जो उनकी नज़र में आया कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, उनके खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाइयाँ भी की थी। तो अभी हाल ही में जो है तकरीबन 60 वक्फ ऑफिसर की उन्होंने जो है भर्ती की। ये पहली मरतबा है वक्फ के इतिहास में। कल परसों के वक्फे में 2 3 4 5 जी महीने कुछ हुए जी जी, इसको। तो ये पहली मरतबा हुआ है। तो अब ये जो जवाल पजीर वक्फ था ये, तो अब इससे इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि ये इस तरह की सरगर्मियाँ, इस तरह की कोशिशें जो स्टेट गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड की मदद से जो है ये हो रही थी, तो ऐसी उम्मीद थी कि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में जिस तरह आपने जिसका जिक्र किया है, कोई हॉस्टल कायम नहीं हुआ, कोई मल्टी पर्पस जो है हॉस्पिटल कायम नहीं हुआ है, या स्कॉलरशिप वगैरह जो है देने का एहतमाम नहीं हुआ है, तो ये ट्रैक पे जो है वक्फ बोर्ड अभी जा रहा था। तो ऐसा इम्कान है अभी कि आइंदा आने वाले दिन जो है वक्फ के लिए अच्छे रहें। अब हर वक्त हमने ये देखा कि मोदी गवर्नमेंट कोई बिल लाता है मुसलमानों के खिलाफ, वो बिल का विरोध बहुत होता है। इससे पहले ट्रिपल तलाक का भी मसला आया तो हमने वही तरीके से वही QR कोड स्कैन करके हमने मेल किया था, हमने बोला था कि ये बिल नहीं होना चाहिए, मुसलमानों की शरीयत के साथ इसका खिलवाड़ है। लेकिन अब सवाल यही वापस से मुझे एक नौजवान बोल के यही आने वाला है, चाहे आप उसको मायूसी समझे, कि ये तो बिल अब वो ला चुके हैं, उन्होंने इसको टेबल पर रखा है, लोगों के सामने लाया है, ये बिल पास होने के कगार पर है। तो ये जो जद्दोजहद अब मुसलमानों की चालू है, क्या वो कामयाब हो सकेगी? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको जो डेमोक्रेटिक राइट्स दिया है कि उसके तहत तो हमको ज़िंदा होने का, बेदार होने का सबूत देना है, अपना एहतजाज जो है अपने को हर हाल में दर्ज करवाना है। अब अगर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे कि जो हम पर अन्याय हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, हम इसको समझते हैं कि ज़्यादती हो रही है, अगर हम उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो फिर इसका रास मतलब ये होगा कि एक पूरी तरह से हमने अपने आप को ये तस्वुर कर लिया कि हम एक मुर्दा कौम। अब रही ये बात कि ये बिल पास होगा या नहीं होगा, तो हत्तल मकदूर जितनी कोशिश हमको करना है उतनी तो हमको करना चाहिए। जमात इस्लामी वेस्ट बंगाल का, कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कि उन्होंने कुछ तरमीम अमेंडमेंट्स कर कर एक पूरा मसौदा वहाँ के जो JPC के मेंबर है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स है, उनको दिया। तो महाराष्ट्र की जमात इस्लामी भी यहाँ पे, महाराष्ट्र से तकरीबन 4 से 5 जो JPC भी मेंबर्स है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, तो जमात इस्लामी महाराष्ट्र भी ऐसे अमेंडमेंट जो पूरा ड्राफ्ट है वक्त का, वो यहाँ के JPC के मेंबर्स, यहाँ के खासदार को देगी। जी, महाराष्ट्र में JPC के हमारे 3 मेंबर्स हैं और इत्तेफाक से तीनों को ताल्लुक है मुंबई से। हमारे अरविंद सावंत जी हैं शिवसेना से, जी हाँ, एक बड़ा मामा महात्रे साहब मात्रे, है, हाँ। और एक जो है नरेश मस्के साहब है थाना। तो 3 सितंबर को JPC के 2 मेंबर से जो हमारी तफसीली मुलाकात हुई, जी, अरविंद सावंत साहब से भी हुई है और महात्रे साहब से भी जो है बहुत डिटेल में अंजुमन इस्लाम में बातचीत रही है। तो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन और सजेशंस, दोनों का ड्रॉप जो हमने उनको दिया है, जी, मराठी में भी दिया है उनको और इंग्लिश में भी दिया है। जी, और बहुत सारी चीज़ें जो अहम हमको लग रही थी उसका रिपीट करके जो हमने उनको समझाया है कि इससे कितना बड़ा जो है फ्यूचर में लॉस होने वाला है। जमात इस्लामी पूरे महाराष्ट्र में जितने भी महाविकास आघाड़ी के खासदार हैं, उन तक अप्रोच कर कर इस बिल को पार्लियामेंट में किस तरीके से विरोध करना चाहिए, उसके सजेशंस और उसके फ्लॉज, ये पूरे खासदार से मिलकर करेगी या सिर्फ JPC के लोगों तक ही जाएगी ये बात? नहीं, एक तो ये है कि अभी JPC की जो है मीटिंग्स का सिलसिला शुरू है। तो पहले फेस में ये है
कि जमात अपने साथ साथ मुसलमानों की जो दिगर नुमाया मिली तंजीमें हैं उनके ज़िम्मेदारान को भी साथ लेकर जेपीसी के जो मेंबर्स हैं उन तक अपनी बात को पहुंचाए और उनको ये बताए कि ये बिल जो है किस तरह से गैर आइनी है, संविधान ने हमको जो राइट्स दिए हैं किस तरह से ये उससे टकराता है। जी तो ये सिलसिला हमारा तकरीबन जो है वो मुकम्मल हो गया। जी अब दूसरा इसका फेस ये रहेगा कि एनडीए में या इंडिया अलायंस में जो घटक दल है उनकी लीडरशिप से जो है बातचीत हमारी अपर लीडरशिप भी कर रही है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कर रहा है, इमारत शरिया कर रही है, जी कुछ जमात इस्लामी का एक डेलीगेशन अभी हाल ही में मोहतरम अमीर जमात की क़ियादत में जेपीसी के चेयरमैन से भी जो है मिला है। अंबिका पाल। जी जी, तो इस तरह का जो है वो सिलसिला भी जारी है। ठीक, ये थे जनाब फ़हीम फलाही साहब, शोबे वफ़ के सेक्रेटरी। उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी कोशिश जद्दोजहद मुस्लिम क़यादत की तरफ से, मिल्ली समाजी तंजीमों की तरफ से हो रही है, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं इसको कबूल फरमाए और ये बिल बहुत ही आसानी से वापस ले लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।